10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली बिल्कुल अपने रूटीन में चल रही थी। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हमेशा की तरह भीड़ थी। तभी रेड फोर्ट के पास एक व्हाइट हुंडई i20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से बाहर निकलती है। गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई लाल किला के सामने वाले रोड पर आती है और एक रेड लाइट के पास रुक जाती है, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स बाद एक तेज ब्लास्ट हो जाता है। आसपास के रिक्शा, ऑटोज और बाइक्स आग के लपटों में जल जाते हैं, जिसकी वजह से लोग भागने लगते हैं। पर इस ब्लास्ट की बात यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका एक्चुअल ट्रायल एक दिन पहले फरीदाबाद के दोज एरिया से शुरू होता है, जहां 9 नवंबर को पुलिस एक फार्म हाउस पर रेड करती है। ये कोई आम रेड नहीं थी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स, हाँ आपने सही सुना, कई डॉक्टर एक टेररिस्ट मॉड्यूल चला रहे थे। डॉक्टर मुजामिल साकिल, डॉक्टर आदिल और उसके साथ ही उनके एसोसिएट डॉक्टर शाहीन शाहिद के ठिकाने से 2900 किलो से ज्यादा IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने का मटेरियल मिला। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर, डिटोनेटर, टाइमर, सर्किट, वायर्ड वॉकी-टॉकी, ये सब मिलता है। इसके अलावा AK-47 राइफल, 83 राउंड्स, एक पिस्टल और बॉम्ब असेंबली करने के स्पेशलाइज्ड टूल मिलते हैं। इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रोक्सीमेटली 5 kg और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। ये एक कोई मामूली सेटअप नहीं था, बल्कि ये क्लियरली एक लार्ज स्केल ऑपरेशन का हिस्सा लग रहा था। इन्वेस्टिगेशन में एक और शॉकिंग बात सामने आई। ये लोग कश्मीर बेस्ड टेररिस्ट नेटवर्क से जुड़े हुए थे, इसलिए इन डॉक्टर्स को तुरंत अरेस्ट किया गया। और फिर पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट का मेन अटैकर डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर नाभी, उमर भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये भी इन्हीं डॉक्टर्स के नेटवर्क से जुड़ा था। 9 नवंबर की रेड में उमर के दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तब उमर पैनिक हो जाता है। रिपोर्ट्स में मेंशन है कि उमर को लग रहा था कि पुलिस अगला टारगेट उसे ही बनाएगी, इसलिए इस पैनिक के चलते वो जल्द में ये स्टेप ले लेता है। सोर्सेज का कहना है कि 10 नवंबर की सुबह उमर फरीदाबाद से वही व्हाइट हुंडई i20 लेकर निकलता है। सीसीटीवी फुटेज में कार नो टोल प्लाजा पर कैप्चर होती है और फिर सीधा दिल्ली में एंटर करती है। अराउंड 3:19 पर ये कार दिल्ली रेड फोर्ट के पास सुनहरी मस्जिद के पार्किंग स्लॉट में आकर खड़ी हो जाती है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि कार यहाँ लगभग 3 से 3.5 घंटे बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी सस्पिशन के एक हाई सिक्योरिटी जोन में खड़ी रहती है। ना कोई सिक्योरिटी अलर्ट, ना कोई इंस्पेक्शन। और शाम लगभग 6:48 पे वो कार पार्किंग से निकलती है और धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ में घुसकर सिग्नल तक पहुंचती है और अराउंड 6:50 पे वो कार ब्लास्ट कर जाती है। इस ब्लास्ट में करीब 12 से 13 लोगों की जान चली जाती है। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई ऑटोज और रिक्शा जल जाते हैं और रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन का हाल कुछ ऐसा दिखाई देता है। और 10 से 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड भी वहां पहुंच गई, जबकि एम्बुलेंस इंजर्ड लोगों को LNJP और ट्रॉमा सेंट्रल हॉस्पिटल में ले जाती है। सीन इतना भयानक था कि लोकल्स भी रेस्क्यू में लग गई। में तोड़ गाड़ी, जैसे जो आग लग गई है, गाड़ी भीतर फंस गया है, बंदा को है गाड़ी में, तो बंदे खुद निकाले हैं। आपने खुद अपने हाथ से कितनी लाशें निकाली? कितने? तो 6-7 लाशें हमने खुद, एक तो ऑटो में दरवाई और 4-5-6-7 तो हमने एम्बुलेंस। और ब्लास्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि कार में कौन था। कार इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, इसलिए फोरेंसिक टीम ने गाड़ी के अंदर से बर्न टिश्यू, बोन फ्रेगमेंट और DNA सैंपल कलेक्ट कर लिया। जब ये सैंपल्स उमर की मां के DNA से मैच किए गए और ये कंफर्म किया गया ब्लास्ट के वक्त उमर ही कार में था। ये इन्वेस्टिगेशन का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद अथॉरिटीज को क्लियर हो गया था कि ये ब्लास्ट सेल्फ एग्जीक्यूटेड एक्शन था, जो शायद उमर ने पैनिक मूवमेंट में ये डिसीजन लिया। साथ ही फोरेंसिक टीम को ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, मेटल पाउडर और टाइमर फ्रेगमेंट भी मिले। एग्जैक्टली वही कंपोनेंट थे जो फरीदाबाद रेड में बरामद हुए थे, यानी फरीदाबाद के एक्सप्लोजिव फैक्ट्री और दिल्ली के ब्लास्ट का डायरेक्ट लिंक मिला। इसी वजह से केस UAPA के अंडर रजिस्टर किया गया। अथॉरिटीज ने टेरर अटैक शब्द यूज नहीं किया, लेकिन UAPA तभी लगता है जब टेरर से रिलेटेड एक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और फिर अरेस्ट होते हैं। अल फलाह मेडिकल कॉलेज से 7 डॉक्टर्स, 5 स्टूडेंट्स और एक औरत डिटेन की जाती है। Faridabad police have detained 6 people and they are currently interrogating them regarding the terror module.
किसी का रोल लॉजिस्टिक था, किसी का फंड फ्लो में, किसी का एक्सप्लोजिव असेंबली में। इनमें से ही एक डॉक्टर आदिल का पाकिस्तान हैंडलर से कनेक्शन ट्रेस होता है, जबकि डॉक्टर शाहीन का लिंक मसूद अजहर की बहन सादिया के नेटवर्क से बताया जा रहा है। यानी ये कोई छोटा मॉड्यूल नहीं बल्कि ये एक वेल प्लान्ड बना हुआ पूरा सेटअप था। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगभग 3000 किलो एक्सप्लोजिव सामान फरीदाबाद जैसे एरिया में बिना चेकिंग के कैसे पहुंच गया। और साथ ही दिल्ली के हाई सिक्योरिटी रेड फोर्ट जोन के पास एक सस्पिशियस कार 3 घंटे पार्क होकर भी बिना नोटिस के कैसे रही। ये सिक्योरिटी लैप्सेस आज भी इन्वेस्टिगेशन का एक मेजर हिस्सा है। और इसी बीच एक और प्रॉब्लम सामने आती है, फेक न्यूज। ब्लास्ट के तुरंत बाद कुछ सोशल मीडिया ने इसे सीएनजी ब्लास्ट जैसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। और फेक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हार्म क्रिएट करती है, पैनिक बढ़ाती है और इन्वेस्टिगेशन को और भी कॉम्प्लिकेट करती है। और ये इंसिडेंट हमें 2 सिंपल बातें समझाता है। पहली कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कितना आसानी से लीक हो सकता है अगर थोड़ा सा भी लूप होल मिल जाए। दूसरा कि कभी कभी पढ़ने लिखने वाले लोग भी रेडिकल सोच में आकर कितना डेंजरस काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे टाइम पर हमेशा फेक न्यूज से बचा जाए और सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन का इंतजार करें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन सच का उल्टा ही नहीं बल्कि हमें और भी खतरे में डाल देती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।